पिछली लोकसभा में पास होने वाले 35% कानूनों पर 1 घंटे से भी कम चर्चा हुई। भारतीय न्याय संहिता और इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट जैसे जरूरी कानूनों को तब पारित किया गया जब 140 से ज्यादा ऑपोजिशन एमपीज संसद से सस्पेंडेड थे। ये सभी माननीय सदस्य सभापटल पर नारेबाजी और पेपर फाड़कर फेंक रहे थे। हाल ही में प्रधानमंत्री कार्यालय ने लोकसभा सेक्रेटेरिएट को निर्देश दिया कि पीएम केयर्स फंड से जुड़े सवाल संसद में नहीं पूछे जा सकते। प्रधानमंत्री मोदी भारत को मदर ऑफ डेमोक्रेसी और संसद को लोकतंत्र का मंदिर तो कहते हैं, लेकिन हमारे संसद में लोगों के प्रतिनिधियों की आवाज को कुचलने का काम होता दिखाई दे रहा है। सरकार को जवाबदेह बनाने वाले सवालों को दबाया जा रहा है और लोगों की जिंदगियों को प्रभावित करने वाले कानूनों को बिना बहस के मिनटों में पास किया जा रहा है। आज इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करेंगे जानने भी दो यारों में। मैं हूं अंजलि भारद्वाज और मेरे साथ हैं मानसी वर्मा, जो लॉयर हैं, माध्यम की फाउंडर हैं और संसद की प्रक्रिया पर लगातार निगरानी बनाए रखती हैं, और अमृता जौहरी, आरटीआई कार्यकर्ता। 2025 की डेमोक्रेसी रिपोर्ट में भारत की रैंक 179 देशों में से 100वें नंबर पर थी। भारत को इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी यानी चुनावी तानाशाही की कैटेगरी में डाला गया। लोकतंत्र में संसद की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करना और देश के लिए कानून बनाना। हमारी संसद में जो होता नजर आ रहा है वो डेमोक्रेसी के लिए अत्यंत खतरनाक है। पिछले कई सालों से संसद में कानून बनाने की प्रक्रिया को पूरी तरह से शॉर्ट सर्किट किया जा रहा है। कभी राज्यसभा को बाईपास करते हुए मनी बिल के थ्रू और कभी पार्लियामेंट को ही बाईपास करते हुए ऑर्डिनेंस के रास्ते से बहुत से महत्वपूर्ण कानून लाए गए हैं। सप्लीमेंट्री एजेंडा के जरिए, जिससे सांसदों को पहले बिल की कॉपी तक नहीं मिल सके, सरकार बिल्कुल गोपनीय तरीके से जी राम जी जैसे बिल लगातार इंट्रोड्यूस कर रही है, जिससे बिना प्रॉपर चर्चा और विचार विमर्श के कानून पारित हो रहे हैं। पिछली लोकसभा में 35% कानून कुछ मिनटों में ही पास कर दिए गए। केवल 16% बिल्स को स्क्रूटनी के लिए पार्लियामेंट्री कमिटीज में भेजा गया। मानसी, आप तो लगातार पार्लियामेंट पर नज़र बनाए हुए हैं, आपको क्या लग रहा है ये जो पूरा लॉ मेकिंग का प्रोसेस की सबवर्जन जो चल रही है, क्या ये बढ़ रही है और इसका क्या असर होते देख रही हैं आप? जी, तो पहला जो आपका सवाल है कि क्या ये बढ़ रहा है, तो इसका जवाब देने के लिए मैं कुछ आंकड़े पेश करना चाहूँगी। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च की जो उन्होंने जो रिसर्च करी है उसके हिसाब से 2004 से 2009 के बीच लगभग 60% बिल्स को कमेटी में भेजा गया, स्क्रूटिनी के लिए, विचार विमर्श के लिए पार्लियामेंट की कमिटीज़ को भेजा गया। 2009 से 2014 के बीच ये नंबर बढ़कर 71% हो गया। इसका मतलब कि ज़्यादातर बिल्स जो हैं वो कमिटीज़ को भेजे जा रहे थे। 2014 में जैसे ही सरकार बदली, ये नंबर एकदम से गिरकर सिर्फ 25% पर आ गया। तो मतलब 1/4 बिल्स ही सिर्फ पार्लियामेंट की कमिटीज़ को भेजे जा 71 की बजाय 71 से सीधा गिरकर 25%। और 2009 से 2024 जब बीजेपी 2019 में जब बीजेपी 300 से ज़्यादा सीटें जीतकर लोकसभा में आई, तो उन्होंने कमिटीज़ को बिल्कुल ही इग्नोर करना शुरू कर दिया और ये नंबर और गिरकर सिर्फ 16% पे आ गया, जैसा आपने भी बताया है। अब इसमें ये समझने की ज़रूरत है कि कोई भी कानून जो बनाया जाता है, जैसा आपने भी कहा, उसका लोगों की ज़िंदगी पे एक बहुत गहरा असर पड़ता है।
तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि एक कानून एक बारी में जो बनाया जाए, सबसे बेहतर जो पॉसिबल है वो बनाया जाए। और वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब आप सबसे विचार विमर्श करें, जब आप सबकी सलाह लें, जब आप उस पर प्रॉपर डिबेट करें। क्योंकि संसद में इतने सारे एमपीज़ को जो चुन के भेजा गया है, जो देश के अलग अलग भागों से चुनकर आ रहे हैं, देश के अलग अलग समुदायों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अगर उनकी बातों को सुने बगैर, उनके विचारों को लिए बगैर कोई भी कानून आप बनाएंगे तो आगे जाके उस कानून को लागू करने में भी आपको बहुत दिक्कत आएगी। अब मैं आपको ये एक उदाहरण के थ्रू आपको समझाती हूँ। मैं जो 3 कृषि कानून लाए गए, 3 कृषि कानून लाए गए जून 2020 में, सबसे पहले ऑर्डिनेंस के द्वारा। जून 2020 में हमारा देश कोविड की पहली वेव से जूझ रहा था। उस समय पे लोगों को अपने जीने मरने का भी होश नहीं था। उस समय पे एकदम ऐसे जल्दबाजी में ये 3 कृषि कानून लाए गए जिनका महामारी से कुछ लेना देना भी नहीं था। ये बात समझ में आती है कि एक महामारी आई है, आपको उससे जूझने के लिए जल्दी में कोई कानून लाने की ज़रूरत है, तो आप ऑर्डिनेंस के द्वारा लेकर आते हैं, वो समझ आता है। लेकिन कृषि कानूनों का महामारी से तो कुछ लेना देना नहीं था। ये इसलिए किया गया क्योंकि उस समय लोगों का इस पे ध्यान नहीं था। तो जब कोई इस पे देख नहीं रहा, जब इस पे किसी की नज़र नहीं है, तो वो लेकर आया गया। उसके ऊपर कोई पहले विचार विमर्श नहीं हुआ। और जब उसको बाद में संसद के मॉनसून सत्र में जो सितंबर 2020 में हुआ, जब संसद के सामने पेश किया गया, तो बहुत सारे सांसदों ने इसका विरोध किया। उसके बाद भी इसको किसी कमेटी में नहीं भेजा गया और ज़ोर ज़बरदस्ती से इसको पारित करवा लिया गया पार्लियामेंट से। और उसके बाद जो हमने देखा, उसके बाद जो किसानों को सड़क पे उतरना पड़ा, 1 साल तक वो लंबा उनका प्रोटेस्ट चला और उसमें कितने लोगों की जानें भी गई। और फिर पार्लियामेंट में एक सवाल पूछा गया सरकार से कि उन्होंने ये कृषि कानूनों को प्रमोट करने के लिए कितना पैसा खर्च किया है। तो सरकार ने पार्लियामेंट में जवाब दिया, लगभग 8 करोड़ उन्होंने इस बात पे खर्च किए कि वो लोगों को ये बता पाए कि आपको जो भी बताया जा रहा है कृषि कानूनों के बारे में वो दुष्प्रचार है, आपको भ्रमित किया जा रहा है, ये सही जानकारी है जो हम आपको दे रहे हैं, ये आपके लिए बहुत हक में है, बहुत फायदे में है। अगर उनको यही करना था, यही 8 करोड़ खर्च करने थे, तो पहले कर लेते। पहले वो ये सब बातें कर लेते लोगों से, पहले लोगों से विचार विमर्श वो ऐसा कर सकते थे। अगर उनके हिसाब से ये कानून किसानों के हक में था तो पहले उनसे बात कर लेते। जो इतना प्रोटेस्ट हुआ, जो इतने लोगों की जानें गई, वो सब बच सकता था। तो यही एक रीज़न होता है क्यों आपको कानून बनाने से पहले ये सब करना चाहिए, ना कि कानून बनाने के बाद आप फिर एक पब्लिसिटी ओवरड्राइव करिए। बिल्कुल, जो आपने कहा मानसी के लोगों के साथ भी विचार विमर्श होना चाहिए, तो बल्कि सरकार की तो पॉलिसी है प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन की, जहां क्योंकि आप जनहित में कानून बना रहे हैं तो लोगों से बातचीत करना, विचार विमर्श करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ तो हम देख रहे हैं कि जो लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, उनके साथ भी सही से विचार विमर्श नहीं हो रहा, कमिटीज़ में नहीं हो रहा, और फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी चर्चा किए बगैर इतने ज़रूरी कानून लाए जा रहे हैं, कभी ऑर्डिनेंस से, कभी मनी बिल से, इस तरीके से। तो अमृता, अगर आप हमें थोड़ा बताएं कि ये जो पूरा सिलसिला है, इस कैसे से कानून लाए जा रहे हैं। बिल्कुल, तो अगर हम देखें कि पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स के तहत ये लिखा हुआ है कि आम तौर पे कोई भी नया बिल लाने से पहले कम से कम 2 दिन तक सारे सांसदों को उसका मसौदा सर्कुलेट होना चाहिए, ताकि सांसद उसको पढ़ पाए, उसको समझ पाए और उस पर अपनी राय बना पाए कि क्या वो उसको सपोर्ट करते हैं या फिर क्या उसको कुछ आपत्ति है। जिस दिन भी सिटिंग होती है उसके 2 दिन पहले एक लिस्ट ऑफ बिजनेस निकाली जाती है और टिपिकली तो एक बुलेटिन भी निकलता है सेशन से पहले, जो कि बताता है कि उस सेशन में कौन से मेन बिल्स लिए जाएंगे। सिटिंग की एक रात पहले रिवाइज्ड लिस्ट ऑफ बिजनेस भी निकलती है, जिसमें एक तरीके का फाइनल एजेंडा पता चल जाता है सबको कि कल कौन से बिल्स डिबेट होंगे। यदि बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे सरकार कोई भी बिल लाना चाहे तो उसके लिए एक सप्लीमेंट्री लिस्ट अवेलेबल है, लेकिन ये एक इमरजेंसी मेजर टाइप की चीज़ है। वो सिटिंग के दौरान लाई जा सकती है और उसी समय बोला जा सकता है कि हम एक और चीज़ एजेंडा में जोड़ना चाहते हैं।
जो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स है उसमें साफ तौर से लिखा हुआ है कि यदि सरकार बिना सर्कुलेट करे हुए कोई भी बिल लाना चाहती है तो उसके लिए उनको कारण स्पर्श करते हुए स्पीकर की अनुमति लेनी पड़ेगी। अगर हम दिसंबर 2025 का विंटर सेशन देखें तो उसके आखिरी हफ्ते में सोमवार को दिसंबर 15 को दोपहर में सरकार ने एक सप्लीमेंट्री लिस्ट निकाली जिसमें उन्होंने बताया कि वो 4 बिल पेश करने वाले हैं और इसमें शामिल थे पूरा एमजी नरेगा को रिपील और रिप्लेस करने के लिए जीरामजी बिल और न्यूक्लियर सेक्टर में प्राइवेट एंट्री देने के लिए, प्राइवेट प्लेयर्स को एंट्री देने के लिए शांति बिल और हायर एजुकेशन के रिफॉर्म के लिए भी एक बिल। क्योंकि ये सप्लीमेंट्री लिस्ट में लाए गए एमपीज़ को पता भी नहीं था कि ऐसे कोई बिल्स आ रहे हैं, ना ही उनके पास इनके मसौदे अवेलेबल थे और इसलिए बहुत ऑब्जेक्शन रेज की गई कि इस तरीके से बिल्स को बुलडोज करना सही नहीं है, खास करके ऐसे बिल्स को जो कि इतना ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं लोगों के राइट्स को। अगर हम एमजी नरेगा की बात करें तो वो दुनिया का सबसे बड़ा रूरल वर्क्स गारंटी प्रोग्राम है जो 20 साल से चल रहा था और करोड़ों लोग उसमें काम कर रहे थे। शांति बिल पे तो जब बात हुई तो कई एमपीज़ ने ऑब्जेक्शन रेज करी कि इसमें जो सप्लायर्स की लाइबिलिटी है, प्राइवेट प्लेयर्स की जो जवाबदेही है वो बहुत ही वीक है और 1984 भोपाल गैस ट्रेजेडी का हवाला देते हुए सवाल पूछा गया कि यदि कोई न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो जाता है तो इसमें अकाउंटेबिलिटी का क्या होगा, जो लाखों करोड़ों रुपए उसमें कॉम्पनसेशन होगी, उसमें डैमेजेस होंगे, वो कौन देगा। लेकिन इसके बावजूद कि बार बार ये डिमांड उठी कि ये दोनों बिल्स भेजे जाए पार्लियामेंट्री कमेटी में, किसी भी कमेटी में नहीं भेजे गए और अगले ही 4 दिन में लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही पास हो गए और ये दोनों ही आगे जाके कानून बन गए। अगर हम देखें एक और बड़ा मुद्दा ऑर्डिनेंस का भी है जिसमें हम देख रहे हैं कि कई ज़रूरी कानून जैसे कि सीबीआई और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के जो डायरेक्टर्स हैं उनके टेन्योर बढ़ाने के लिए जो कानून में बदलाव लाए गए वो दोनों ऑर्डिनेंस के थ्रू लाए गए। हालांकि 2 हफ्ते के बाद ही पार्लियामेंट मिलने वाला था लेकिन सरकार ने वेट नहीं करी। इनफैक्ट जैसे ही ऑर्डिनेंस लाए उसी के 3 दिन के अंदर अंदर उस समय के जो ईडी डायरेक्टर थे मिस्टर एसके मिश्रा, उनका तो टेन्योर भी बढ़ा दिया। हालांकि इस पर कोई भी पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी नहीं हुई थी। एक और कंट्रोवर्शियल इशू है जब मनी बिल के रूट से राज्यसभा को पूरी तरीके से बाईपास किया जाता है और उसमें मुद्दा ये उठता है कि सरकार किन बिल्स को मनी बिल के डेफिनेशन में ला रही है, क्या वो एक्चुअली मनी बिल के क्राइटेरिया को मीट करते भी हैं कि नहीं। और ये पूरा मुद्दा अब सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग है जहाँ पे कि एक चैलेंज फाइल किया गया है कि आधार एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के जो अमेंडमेंट्स हैं और इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लाने के लिए जो 4 कानूनों में जो संशोधन किए गए, इन सभी कानूनों को मनी बिल रूट से लाया गया। लेकिन सवाल ये है और चैलेंज ये है कि ये गैर कानूनी रूप से मनी बिल एक्चुअली लाए गए और इस पे तो जस्टिस चंद्रचूड़ ने आधार एक्ट में अपनी जजमेंट में लिख डाला कि आधार एक्ट को मनी बिल रूट से लाना तो डेमोक्रेसी पर ही एक फ्रॉड था। बिल्कुल, संसद का बहुत ज़रूरी काम है सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करना, ये सुनिश्चित करना कि सरकार जो है वो संविधान के दायरे में काम कर रही है, जनहित में काम कर रही है और जो ऑपोजिशन के एमपीज़ हैं और एमपीज़ हैं उनका काम है सवाल पूछना सरकार से जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए। लेकिन हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से सरकार जो है जिसे जवाब देना होता है वो कहती जा रही है नो डेटा अवेलेबल। मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जैसे कि कोविड के दौरान पूछा गया कि कितने लोग ऑक्सीजन की कमी के कारण मरे, ये सवाल भी पूछे गए कि फार्मर सुसाइड का डेटा मांगा गया। इन सब पे सरकार कहती है ऐसे ज़रूरी सवालों पे कि नो डेटा अवेलेबल, डेटा ही नहीं है। अब प्रधानमंत्री कार्यालय जो है पीएमओ, उन्होंने एक निर्देश जारी कर दिया है लोकसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहते हुए कि पीएम केयर्स फंड, पीएम रिलीफ फंड और डिफेंस फंड जो हैं इनके ऊपर कोई भी सवाल ना लिया जाए। मतलब वर्जित कर दिया है कि आप सवाल ही मत पूछिए इन पर, ये तो बड़े जनहित के लिए बनाई गई स्कीमें और फंड्स हैं, तो इसके ऊपर भी कह दिया गया कि आप सवाल नहीं पूछ सकते। तो मतलब इस तरीके से जो काम होता नज़र आ रहा है आज पार्लियामेंट में, हम देख रहे हैं बिल्कुल जवाबदेही के ऊपर जाने की कोशिश कर रही है सरकार के फंड्स को और पॉलिसीज़ को जवाबदेही के दायरे से ही बिल्कुल निकाल दिया जाए। इसका क्या असर आप देख रही हैं मानसी? जी,
देखिए, इसमें ये समझने की ज़रूरत है कि जो संसद के जो नियम है, जो रूल्स एंड प्रोसीजर्स हैं, रूल 41 को कोट किया गया है कि आप सवाल नहीं पूछ सकते पीएम केयर्स पर। तो उसमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये जो नियम बनाए गए हैं, इनका पर्पस ये है कि कैसे संसद को अपना काम करने के लिए सशक्त किया जाए। अगर संसद का काम है सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करना, तो वो रूल्स जो हैं वो उसमें काम आने चाहिए, उसके रास्ते में नहीं आने चाहिए। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि एक तो जो नियम है, सरकार अपने हिसाब से जब उनको सही लगता है वो नियमों का पालन करती है, नियमों का हवाला देके अगर उनको कोई काम रोकना है तो वो रोकती हैं, और जहाँ पे उनके लिए नियम फॉलो करना इनकन्वीनियंट है वहाँ पे वो उनको इग्नोर भी करती हैं। जैसे अभी अमृता ने भी कई सारे एग्जाम्पल्स दिए। तो एक तो ये है कि नियम में कुछ लिखा है और उसको कैसे इंटरप्रेट किया जा रहा है और उसको कैसे अपने इस्तेमाल में लाया जा रहा है, उसको समझने की ज़रूरत है। अब इसमें रूल्स में ये लिखा है कि ठीक है, सांसदों को अधिकार है सरकार से सवाल पूछने का, और उसमें दिया हुआ है कि सांसदों को जो सवाल उन्होंने पूछने हैं वो कुछ इस प्रकार से होने चाहिए। जैसे कि उसमें लिखा है कि अमूमन तौर पे 150 शब्दों से ज़्यादा लंबा सवाल नहीं होना चाहिए। आप अगर केंद्र सरकार से कोई सवाल पूछ रहे हैं तो वो किसी ऐसे विषय पे नहीं होना चाहिए जो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। तो इस तरह के कुछ नियम हैं जो समझ में आता है कि ठीक है, अगर ऐसे नियमों से आसानी होती है कि एमपीज़ भी सवाल आसानी से पूछ पाएँ और सरकार भी उनका जवाब आसानी से दे पाए। लेकिन फिर कई नियम ऐसे हैं, और मेरे हिसाब से तो हमको नियम जो बने हुए हैं उनको भी ऐसे नहीं लेना चाहिए कि अब हाँ जी अब ये बना हुआ है तो अब ये ऐसे ही है। उसको भी क्रिटिसाइज किया जा सकता है, और मैं उसको कई बारी क्रिटिसाइज करती भी हूँ कि नियमों में भी एक इंटरप्रिटेशन बिल्कुल होनी चाहिए और नियमों में भी रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है। तो इसमें अब एक जैसे आपने जैसे कहा कि 41 है, तो उसमें एक जगह लिखा है कि अगर कोई ऐसा विषय जो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी के तहत नहीं आता तो उस पे आप सवाल नहीं पूछिए। लेकिन अब कोई चीज़ केंद्र सरकार की जिम्मेदारी के तहत आती है कि नहीं, उसको कौन इंटरप्रेट करेगा। अब अगर ये खुद सरकार ही इंटरप्रेट कर रही है और उस पे उन्होंने कह दिया कि जो हमने कह दिया वो इस पे फाइनल वर्ड है, अगर हमने कह दिया हम इसकी जिम्मेदारी नहीं लेते तो हम नहीं लेते, फिर उस पे आगे कोई सवाल ही नहीं पूछ सकता, तो ये तरीका सही नहीं है। अब इस पे भी अब जैसे पीएम केयर्स फंड की आपने बात करी, अब आप पीएम केयर्स फंड की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे साफ लिखा है कि प्रधानमंत्री जी इसके बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के चेयरपर्सन हैं। उसमें प्रधानमंत्री का नाम लिखा हुआ है, पीएम केयर्स है, और प्रधानमंत्री जी खुद अपील करते हैं उस पे फंड्स मांगने की। और जहाँ तक मुझे याद है जब ये 2020 में जब कोविड की शुरुआत में इसको बनाया गया तो उसी समय एक ऑर्डिनेंस लाके तुरंत इसको टैक्स एग्जेम्पशन स्टेटस भी दिया गया। फिर इसमें CSR का पैसा भी आ सकता है, ये FCRA से भी एग्जेम्प्ट है, इसमें फॉरेन डोनेशंस भी आ सकती हैं। तो क्या हम ये यहाँ पे मान लें कि सरकार ने इतना बड़ा एक फंड बनाया और फिर कोई उसकी निगरानी ही नहीं कर रही सरकार? मतलब ये तो माना ही नहीं जा सकता कि सरकार ने एक फंड बना के छोड़ दिया कि जाओ अब जो मर्जी करना है करो, इसमें जो भी पैसा आए जहां भी यूज हो। अगर सरकार उसकी निगरानी कर रही है, अगर प्रधानमंत्री जी उसके चेयरपर्सन है बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के, तो वो बिल्कुल सरकार की जिम्मेदारी है और उस पर सवाल पूछा जाना चाहिए। अब इसमें ये भी कि पहले से ही कोई भी सवाल पहले से ही बैन कर देना, आपको क्या पता कोई क्या सवाल पूछ रहा है, क्या पता वो उसमें ये सवाल अगर कोई एमपी ये पूछना चाहे कि आप हमारे को बताइए आज तक पीएम केयर्स फंड से जो पैसा खर्च हुआ उससे लोगों का कितना फायदा हुआ, ये तो अच्छा सवाल है, इसका जवाब देने में तो सरकार को भी खुशी महसूस होनी चाहिए। तो ऐसे सवालों को भी क्यों आपने बैन कर दिया? तो आप पहले देखिए सवाल क्या है, फिर आप उस पर अपना दिमाग लगाइए कि ये रूल्स के तहत आता है कि नहीं आता, इसको हमें बैन करना है, मतलब ये इनएडमिसिबल है कि नहीं। तो लैंग्वेज जो रूल्स में यूज़ है वो ये है कि अगर कोई ऐसा सवाल पूछा जाता है जो इन दायरों के अंदर नहीं है तो वो इनएडमिसिबल है। तो लेकिन वो जब सवाल आएगा उसके बाद तय होगा, पहले से नहीं डिसाइड कर सकते कि नहीं इसके ऊपर कोई सवाल पूछ ही नहीं सकता। तो वो नियमों का गलत इस्तेमाल करना है, मिसयूज करने का तरीका हो रहा है। और जैसा आपने कहा मानसी, पहले तो जब लोग RTI कानून के जरिए से पूछ रहे हैं सवाल पीएम केयर्स पर,
पीएम रिलीफ फंड पे, तो उन्हें मना किया जा रहा है। अब लोगों के प्रतिनिधियों को मना किया जा रहा है कि आप भी सवाल नहीं पूछ सकते। तो मतलब बिल्कुल निगरानी के दायरे से बाहर काम होने की कोशिश हो रही है। और मतलब ये तो स्पीकर को डिसाइड करना है कि कोई क्वेश्चन एडमिट होगा कि नहीं होगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि पीएमओ फरमान जैसे जारी कर रहे हैं कि इन फंड्स के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे हमारे देश के मेंबर पार्लियामेंट। तो बहुत ही खतरनाक एक हम दृश्य देख रहे हैं पार्लियामेंट में, जो कि पूरी तरह से जो जवाबदेही का काम है, जो संसद का है कि वो जवाबदेह बनाए सरकार को, उसी के दायरे से निकलने की कोशिश कर रही है सरकार। अमृता, ये जो नो डेटा अवेलेबल की जो पूरी बात होती रहती है, नो डेटा मीन्स नो अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही नहीं है। तो इसके ऊपर आप बताएं कि किस तरह के सवालों पर सरकार ये कह रही है। जी बिल्कुल, तो कई ऐसे ज़रूरी मुद्दे हैं जिसमें कि सरकार डायरेक्टली जवाबदेही से मुकरती हुई नज़र आ रही है। कई जगह तो सरकार बोल देती है कि डेटा उपलब्ध नहीं है, यानी कि नो डेटा अवेलेबल, और कई जगहों पे तो पूरे मुद्दे पे सरकार बोल देती है कि सवाल पूछना ही मना है। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस ने लोकसभा सेक्रेटेरिएट को एक चिट्ठी भेजी कि पीएम केयर्स पे कोई भी सवाल अलाउड नहीं होने चाहिए पार्लियामेंट में, और ना केवल पीएम केयर्स, उसमें पीएम रिलीफ फंड और नेशनल डिफेंस फंड का भी नाम था। और सरकार ने क्या वजह दी, उन्होंने बोला कि ये कोई भी गवर्नमेंट कंसर्न्स नहीं है। कुछ साल पहले एक और बड़ा मुद्दा सामने आया था कि इजरायली स्पाईवेयर पेगासस का इस्तेमाल होके ऑपोजिशन के सीनियर लीडर्स, एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट, यहाँ तक कि एक फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर और सीबीआई डायरेक्टर के फ़ोन को भी टैप किया जा रहा था, उनको हैक किया जा रहा था। इस पे जब पार्लियामेंट में सवाल पूछा गया कि क्या सरकार ये स्पाईवेयर पेगासस इस्तेमाल कर रही है, तो सरकार ने कोई भी सीधा जवाब नहीं दिया और गोलमोल बात करी। उसके बाद जब एक सवाल पूछा गया कि क्या इंडियन गवर्नमेंट ने इस इजरायली कंपनी के साथ कोई एमओयू साइन करा है, तब तो सीधा सरकार ने बोल दिया कि क्योंकि ये पूरा मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के सामने है, यानी कि ये सब जुडिस है, तो हम इस पे कोई जवाब ही नहीं देंगे। इंडिया स्पेंड की हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने जनहित के कई मुद्दे ट्रैक करके बताए कि किस तरीके से सरकार ने सीधा बोल दिया कि डेटा नॉट अवेलेबल। कोविड के समय हम सब ने देखा था कि कैसे लाखों माइग्रेंट वर्कर्स सैकड़ों किलोमीटर चल के अपने गांव वापस जा रहे थे। जब पार्लियामेंट में सवाल पूछा गया कि कितने माइग्रेंट वर्कर्स जो घर चल के जा रहे थे उनकी डेथ हो गई, तो सरकार ने बोला हमारे पास कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। यही जवाब दिया गया जब पूछा गया कि कोविड के दौरान कितने डॉक्टर्स की डेथ हुई, कितने हेल्थ केयर वर्कर्स की डेथ हुई, कितने फ्रंटलाइन वर्कर्स की डेथ हुई। उसी कोविड से ही रिलेटेड जब पूछा गया कि ऑक्सीजन कमी के कारण कितनी डेथ्स हुई, तब भी सरकार ने बोला कि उनके पास कोई भी ऐसा डेटा एकत्रित नहीं है। एक और चीज़ जो हम समय समय पर देखते हैं कि खबर आती है कि कहीं पर देश में आरटीआई एक्टिविस्ट या विसल ब्लोअर पे हमले हो रहे हैं, और कई केसेस में तो अनफॉर्चुनेटली मर्डर्स भी सामने आए हैं। तो जब एक एमपी ने सरकार से पूछा कि ऐसे कितने केसेस हुए हैं जिसमें कि हमले हुए हैं या उनके डेथ्स हुई हैं, तो सरकार ने सीधा जवाब दे दिया कि डेटा रिगार्डिंग अटैक एंड किलिंग ऑफ विसल ब्लोअर्स, आरटीआई एक्टिविस्ट आर नॉट मेंटेन्ड सेंट्रली। तो हालांकि एक विसल ब्लोअर कानून पास करा हुआ है इस पार्लियामेंट में जो आज तक लागू नहीं किया गया है, लेकिन सरकार साफ तौर से बोल रही है कि हमारे पास तो कोई ऐसा डेटा ही नहीं है कि कितने लोगों के ऊपर अटैक हो रहे हैं, क्योंकि वो भ्रष्टाचार उजागर कर रहे हैं। समय समय पे हम देखते हैं कि खबर निकलती है कि जो लोग सीवर में उतर के उसका सफाई का काम करते हैं उनकी सफोकेशन से डेथ हो जाती है, उनके पास कोई सही से प्रोटेक्टिव गियर भी नहीं होता। तो जब एक एमपी ने सवाल पूछा कि ऐसे कितने केसेस सामने आए हैं, और ख़ास करके कि आज भी ये प्रथा हमारे देश में क्यों चल रही है। एक जगह तो हम ग्लोबल एआई समिट होस्ट कर रहे हैं, दूसरी जगह आज भी सुअर साफ करते करते लोगों की मौत हो रही है। तो सरकार ने जवाब दिया कि मैनुअल स्कैवेंजिंग से हुई डेथ की कोई रिपोर्ट नहीं है। हालांकि उसी जवाब में सरकार ने आगे लिख डाला कि हाँ, समय समय पर ऐसी खबरें ज़रूर अखबारों में आती हैं कि ऐसे डेथ हो गई, लेकिन हमारे पास कोई ऑफिशियल फिगर्स नहीं है मैनुअल स्कैवेंजर्स की डेथ को लेकर। एक और सवाल जब पूछा गया कि मॉब लिंचिंग के कितने इंसिडेंट्स हुए हैं और उससे कितनी डेथ्स हुई हैं, तो सरकार ने जवाब दिया कि जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो है वो मॉब लिंचिंग जैसी कोई कैटेगरी का डेटा ही इकट्ठा नहीं करता। तो बहुत सारे ऐसे जनहित के मुद्दे हैं जिस पे कि सरकार पूरी तरीके से अपनी जवाबदेही से मुकरती नजर आई। अब हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से रिकॉर्ड नंबर ऑफ सस्पेंशंस हो रहे हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के,
ये कह दिया जाता है कि आप डिसरप्ट कर रहे हैं प्रोसीडिंग्स को, इसलिए उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है। मतलब शॉकिंग था कि 145 से ज़्यादा मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को सस्पेंड किया गया। ये तो कंपोजिशन ही बदल देता है। ऑपोजिशन के मेंबर्स को आप सस्पेंड कर देंगे तो सरकार जो चाहे वो कानून पास कर लेती है, और हुआ भी। हमने देखा कैसे भारतीय न्याय संहिता, भारतीय दंड संहिता, ये सारी जो इम्पॉर्टेंट कानून हैं जो हमारे देश में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, ये सारे पास हुए जब पार्लियामेंट में इतने सारे एमपी सस्पेंडेड थे ऑपोजिशन के। अब ये बार बार कहते हैं कि आप डिसरप्ट कर रहे हैं पार्लियामेंट को, लेकिन एक तरीका बनता जा रहा है कि डिसरप्शन के बहाने सस्पेंड करके जो भी चाहे पार्लियामेंट में किया जाए। डिसरप्शंस अब पहली बार तो हो नहीं रही। मुझे याद है कि जब भारतीय जनता पार्टी ऑपोजिशन में थी तो अरुण जेटली ने ये कहा था कि डिसरप्शन तो एक संवैधानिक तरीका है, लोकतांत्रिक तरीका है, जिससे कि जो ऑपोजिशन है वो जवाबदेही सुनिश्चित कर सकती है। पर अब जब बीजेपी पावर में है तो हम देख रहे हैं कि डिसरप्शंस को ऐसे देखा जा रहा है कि सस्पेंशन के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। मतलब अब तो इतनी एब्सर्ड लेवल तक चीज़ें पहुंच चुकी हैं पार्लियामेंट में, मानसी, कि हमने देखा कि प्रधानमंत्री जो हैं वो मोशन ऑफ थैंक्स ही नहीं दे रहे, ये कहकर के डर है कि जो महिला एमपीज़ हैं वो उन्हें अटैक ना कर दें, उन्हें काट ना लें। मतलब वो महिला एमपीज़ जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रही थी, कह रही थी कि जो अमेरिका और भारत के बीच में ट्रेड डील हुई, यूएस इंडिया ट्रेड डील, उसके बारे में जवाब दीजिए। वो कह रही थी कि जो नरवाने, जनरल नरवाने की किताब है, उसमें जो इंडिया चाइना के जो सरहद पर हुआ था उसके बारे में जवाब मांग रही थी। उनके मतलब बहाने से एक तरह से लग रहा है कि प्रधानमंत्री जवाबदेही से बच रहे हैं। तो ये जो सारा सिलसिला है, इसे आप कैसे देखती हैं फ्रॉम अ पार्लियामेंट्री वॉच पॉइंट ऑफ व्यू? जी, तो इसमें एक चीज़ तो समझने की ज़रूरत है, एटलीस्ट जो मैंने पिछले कुछ सालों में देखा है, कि जब भी ऑपोजिशन प्रोटेस्ट करती है तो उसके पीछे एक कारण होता है, और कारण ज़्यादातर यही होता है कि वो सरकार से किसी मुद्दे पर जवाब मांग रही हैं या डिबेट की चर्चा कर रही हैं। अब आप पिछले कुछ सालों में देख लीजिए, आपने पेगासस का मुद्दा उठाया, मणिपुर में जो क्राइसिस हुआ, फार्मर्स के जो प्रोटेस्ट हुए, उसके बाद अभी जो यूएस इंडिया ट्रेड डील हुई, तो हमेशा ऑपोजिशन की यही डिमांड रही है, एटलीस्ट जितना दिखाया जाता है यही डिमांड रही है कि इस पे चर्चा हो और सरकार संसद में आके, प्रधानमंत्री जी संसद में आके इसके ऊपर जवाब दें। बस यही है। मतलब ये अगर हम ये सोचें कि भाई वो कुछ ऐसा मांग कर रहे हैं कि आप रिज़ाइन कर दो, आप सरकार छोड़ दो, आप ये करो, ऐसी कोई मांग नहीं है। बहुत ही संवैधानिक मांगे हैं उनकी, वो बस डिबेट मांग रहे हैं और सरकार से कह रहे हैं आप जवाब दीजिए। और सरकार जनहित के मुद्दों पे, और सरकार बारी बारी कहती है हम हर तरह की चर्चा के लिए तैयार हैं, हम हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन देंगे नहीं, बोलेंगे कि हम तैयार हैं। और ऑपोजिशन भी यही कह रही है कि आइए। तो होता क्या है कि सरकार जो है, अभी पैटर्न बन गया है, पिछले कई सेशन से मैं देख रही हूँ, पैटर्न बन गया है कि सरकार पहले तो ऑपोजिशन जो भी मुद्दा उठाएगी उस पे कहेंगी या तो ये कोई मुद्दा है ही नहीं, ये कोई असली मुद्दा है ही नहीं, ऑपोजिशन का काम बस यहाँ पे शोर मचाना है, संसद में डिसरप्शन करना है। वो चाहती ही नहीं कि देश का विकास हो, वो चाहते ही नहीं कि संसद में काम हो। यही एक नैरेटिव हर बारी बिल्ड किया जाता है। अब क्योंकि ऑपोजिशन के पास और कोई तरीका नहीं है, जो सरकार है वही पार्लियामेंट का एजेंडा कंट्रोल करती है। अगर सरकार चाहेगी कि किसी मुद्दे पे डिबेट हो, जैसे वो चाहेंगे कि वंदे मातरम पे 10 घंटे की डिबेट हो, तो होगी। लेकिन अगर वो नहीं चाहेंगे, ऐसे ही संसद का जो 17वीं लोकसभा का जो आखिरी संसद सत्र था, उसमें राम मंदिर के ऊपर चर्चा हुई, दोनों सदनों में हुई, सरकार चाहती थी इसलिए हुई। और जो मुद्दे ऑपोजिशन बोलती रहती है जिन पे चर्चा होनी चाहिए, उस पे वो नहीं करते, तो ऑपोजिशन के पास और कोई रास्ता नहीं रहता, वो प्रोटेस्ट करते हैं। बल्कि सरकार के लिए तो ये प्रोटेस्ट एक तरह से बहुत ही यूजफुल बात हो जाती है, क्योंकि वो तो चाहते हैं कि प्रोटेस्ट हो, और प्रोटेस्ट का बहाना करके या तो वो प्रोटेस्ट जब हो रहे हो उसी दौरान जल्दबाजी में बिल पास करवा ले। कई बिल ऐसे ही पास हुए, ऑपोजिशन के जो एमपीज हैं वो वेल ऑफ द हाउस में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पीछे से सरकार जल्दी बिल पास करवा रही है बगैर किसी चर्चा के, जब कुछ सुनाई भी नहीं देता कि हो क्या रहा है, कौन हाँ बोल रहा है, कौन ना बोल रहा है, ऐसे बिल पास हो रहे हैं। फिर
ऑपोजिशन एमपीज को सस्पेंड किया जाता है, जिसका आपने भी जिक्र किया। और जब ऑपोजिशन के एमपी सस्पेंड हो जाते हैं तो ये तो बात है ही कि उसके बाद सरकार के लिए बहुत आसान हो जाता है एक के बाद एक बिल पास करवाना, क्योंकि सिर्फ उस समय पे जो बीजेपी के या एनडीए के एमपीज हैं वहीं सिर्फ उस बिल पे चर्चा करते हैं, जो कि ठीक है, मतलब वो भी एक चर्चा होती है, लेकिन उसमें जो ऑपोजिशन का व्यू पॉइंट है, जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, जो बिल में जो कमियां हैं, खामियां हैं, वो नहीं गिनवाते, वो तो बिल के बारे में अच्छी बातें करते हैं। बिल्कुल, लोकतंत्र में विपक्ष का होना ही इसीलिए जरूरी है। एग्जैक्टली। तो अब तो वो जो है फिर ऐसे करके बिल पास करवा लिए जाते हैं। फिर एक बारी अगर कोई एमपी सस्पेंड हो जाए, और सस्पेंशन को एकदम लास्ट रिजॉर्ट देखा जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी एमपी जो है, अगर जिस तरह से प्रधानमंत्री जी संसद में चुन के आए हैं उसी तरह से नेता विपक्ष भी चुन कर आए हैं। दोनों का समान हक है पार्लियामेंट में बैठने का, पार्लियामेंट में बोलने का। आप एक एमपी को जब आप सस्पेंड करते हैं तो ना सिर्फ वो एमपी सस्पेंड होते हैं, बल्कि वो जितने लोग उन्होंने चुनकर उनको भेजा उनकी अब आवाज भी खत्म हो जाती है। वो एमपी जो उन सब लोगों के बिहाफ पे सवाल पूछते हैं, वो कोई एमपी कोई अपनी पर्सनल इंटरेस्ट के लिए सवाल नहीं पूछते हैं, वो लोगों के बिहाफ पे सवाल पूछते हैं, वहां पे लोगों के मुद्दे उठाते हैं, तो वो सब वो नहीं कर पाते। तो ये सस्पेंशन का जो हमने एक देखा है, एक ये पैटर्न बन गया है, और ये पैटर्न जो है ये डेलिबरेटली क्रिएट किया जा रहा है, क्योंकि सरकार को मालूम है कि जब वो लगातार बोलती रहेगी कि हम ये जो मुद्दा ऑपोजिशन उठा रही है ये सही मुद्दा नहीं है, ये जनहित में नहीं है, हम इस पे चर्चा नहीं करेंगे, तो ऑपोजिशन भड़केगी, ऑपोजिशन प्रोटेस्ट करेगी, वो सदन में आएंगे तख्तियां लेके, नारे लगाएंगे, पेपर फाड़ेंगे, और वो एक मौका बन जाएगा उनको सस्पेंड करने का। और उसके बाद विपक्ष मुक्त संसद में जैसा सरकार चाहे वैसा वो करेगी। तो ये एक पैटर्न है। बिल्कुल। और मानसी, एक और हम चीज़ देख रहे हैं जो एक बड़ा चिंता का मुद्दा बन गया है कि पार्लियामेंट अब बहुत कम समय के लिए मिल रहा है। अगर हम 2025 का विंटर सेशन देखें तो मात्र 15 दिन का सेशन था, पूरे साल सिर्फ 62 सिटिंग्स हुई। तो इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है इन रियल टर्म्स, मतलब इसका जवाबदेही पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, लॉ मेकिंग की क्वालिटी पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है, लोगों के अधिकारों पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है। और इस पर दो एमपीज़ ने तो प्राइवेट मेंबर बिल भी इनफैक्ट रेज करे कि भाई कम से कम 100 दिन वरना 120 दिन तो कम से कम मिले। तो इसको क्या, मतलब इसका एक तो इम्पैक्ट क्या है और दूसरा क्या है, इसको रिजॉल्व करने का कोई तरीका है, क्या कोई कानूनी प्रक्रिया ले डाउन की जा सकती है कि मैंडेटेड मिनिमम नंबर ऑफ डेज कितने दिन पार्लियामेंट मिलेगा? जी, और आपको ये जान के दिलचस्पी होगी कि इस मुद्दे के ऊपर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी डिबेट हुई थी। वहाँ पे भी कुछ एमपी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे उन्होंने ये मुद्दा उठाया था कि जो हमारा संविधान है उसमें मिनिमम नंबर ऑफ डेज लिखा जाना चाहिए कि इतने दिनों के लिए संसद को मिलना चाहिए। लेकिन उस समय पे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने, जिनको बहुत ही उम्मीद थी इस बात की कि अभी तक जो हम देखते आए हैं एक कॉलोनियल रिजीम के अंडर, अब उसमें बदलाव आएगा, क्योंकि अब हमारा अपना देश है, हमारी अपनी संसद है, यहाँ पे जो सरकार है वो जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है। तो वो जो है उनको इसमें इंटरेस्ट होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्लियामेंट के सेशन बुलाए जाएं और उसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के मुद्दों पे चर्चा हो, ऐसी उनकी उम्मीद थी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हमें संविधान में ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम ये भरोसा कर सकते हैं कि आगे आने वाले समय में इसको लेके कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हुआ इसका उल्टा। तो जब इंडिपेंडेंस हुआ उसके बाद के कुछ दशकों में, शुरू के कुछ दशकों में पार्लियामेंट जो है वो औसतन 120 दिन 130 दिन एक साल में मिलती थी, सेशन में रहती थी। लेकिन ये धीरे धीरे कम होते होते अब ऑलमोस्ट इसका आधा आ गया है। तो अभी जैसे आपने भी कहा कि लगभग 60 दिन रहा, और अगर हम कोविड वाले साल की बात करें, 2020 की बात करें, तब तो सिर्फ 33 दिन पार्लियामेंट सेशन में रही, मतलब 12 महीने में से सिर्फ 1 महीना पार्लियामेंट सेशन में रही। और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उस समय जब कोविड हुआ, जब महामारी आई,
तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में हुआ, ये तो देश भर में था, दुनिया भर में था। दुनिया भर के कई देशों ने, कई लोकतंत्र ने, कई डेमोक्रेसीज ने ये सुनिश्चित किया कि उनकी जो पार्लियामेंट है, उनकी जो संसद है, वो वर्चुअली मिले या हाइब्रिड सेशंस हो, ताकि पार्लियामेंट का जो काम है सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने का, वो चलता रहे, उसमें बाधा ना आए। और हमारे यहाँ क्या हुआ, हमारे यहाँ लगभग ऑलमोस्ट 6 महीने तक पार्लियामेंट बंद रही। कई महीनों तक कमिटीज़ की मीटिंग भी नहीं हो पाई, जबकि ऑपोजिशन के एमपीज़ ये बोलते रहे कि हमारे को आप ऑनलाइन मिलने की परमिशन दे दीजिए, लेकिन सरकार ने नहीं दी। यहाँ पे हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, यहाँ पे हम कहते हैं कि सब कुछ ऑनलाइन होना चाहिए, लेकिन हमारी अपनी संसद जो है वो उस समय पे, जब इतना महत्वपूर्ण समय था, जिस समय पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी कि सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित हो, इस बात की निगरानी करी जाए कि सरकार महामारी से जूझने के लिए क्या कर रही है, जो माइग्रेंट वर्कर जो इतना सफ़र कर रहे थे उनके लिए सरकार क्या कर रही है। जब इस सब पे चर्चा होनी सबसे ज़रूरी थी, उस समय पे संसद बंद था और उस समय पे इस पे कोई चर्चा नहीं हुई। तो जब संसद के जो सेशंस हैं वो कम से कम होते जा रहे हैं, तो ये समझने की ज़रूरत है कि संसद जो एक प्लेटफॉर्म है, ऐसा और कोई प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता। हम सब सोशल मीडिया पे जाके बहुत सी बातें बोल सकते हैं, एमपीज़ भी जो हैं आजकल सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव हैं, सरकार पे बहुत सारी टिप्पणियां करते हैं, लेकिन वहाँ पे जो भी लिखा जाता है उसका जवाब देने पे सरकार बाध्य नहीं है। वो बस तभी बाध्य है जब कोई एमपी संसद में आके सरकार से कोई सवाल पूछे, संसद में आके सरकार के सामने कोई जनहित का मुद्दा उठाए, सरकार बस तभी बाध्य है उसका जवाब देने के। संसद का सत्र बुलाने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ सरकार के ऊपर है। जिम्मेदारी भी नहीं कहना चाहिए, पावर बोलना चाहिए। तो कंट्रोल सिर्फ उनके हाथ में है। अब कई और देशों में, जैसे मैं एक साउथ अफ्रीका का आपको एग्जाम्पल दूंगी, वहाँ पर एक कमेटी बनाई गई है जिसमें सब पार्टीज के एमपीज हैं, सरकार के भी प्रतिनिधि हैं और अलग अलग पार्टीज के एमपीज हैं, जो मिल के संसद का कैलेंडर बनाते हैं। और वो एक साल पहले ही बना दिया जाता है कि इस साल संसद इन डेट्स पे मिलेगी। फिर चाहे इलेक्शन आए, चाहे कुछ आए, उन डेट्स पे तो संसद को मिलना ही है। और उसमें सबकी भागीदारी रहती है, सब एमपीज मिल के उसको यहाँ पे डिसाइड करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, जब पहलगाम का अटैक हुआ उसके बाद भी ऑपोजिशन के एमपीज ने मांग करी कि एक स्पेशल सेशन बुलाया जाए, उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। सरकार ने कहा नहीं, हम नहीं करेंगे। लेकिन जब सरकार को स्पेशल सेशन बुलाना होता है, जब नई संसद बनी उस समय पे सितंबर 2023 में सरकार ने कहा हम एक चर्चा करेंगे, उसके बाद वो विमेन रिजर्वेशन बिल लेकर आ गए, जबकि अभी अगस्त में ही मॉनसून सेशन खत्म हुआ था। उसके बाद सितंबर में उन्होंने स्पेशल सेशन बुलाया। तो जब तक इसमें सबकी भागीदारी नहीं होगी, जब तक और एमपीज भी इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे ये डिसाइड करने में कि पार्लियामेंट का सेशन कब होना है, कितना लंबा होना है, तब तक ये ऐसे ही चलता रहेगा। बिल्कुल। और हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं संसद में, स्पीकर हैं इन द लोकसभा, चेयरपर्सन हैं राज्यसभा में, जिनका काम है गार्डियंस ऑफ डेमोक्रेसी और पार्लियामेंट, एक तरह से न्यूट्रल तरीके से काम करना, अबव पार्टी लाइंस काम करना, पार्टिजान नहीं होना, वो भी हम देख रहे हैं कि कैसे काम कर रहे हैं। अभी जिस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, बार बार हम देख रहे हैं कि जो विपक्ष के नेता हैं उनको बोलने से मना किया जा रहा है, नहीं आप नहीं बोलेंगे, एक्सपंज किए जा रहे हैं। बहुत सारी स्टेटमेंट्स जो हैं वो एक्सपंज कर दी जा रही हैं आर्बिट्रेरली। इनफैक्ट जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है राज्यसभा में, मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने तो ये कहा कि उनकी पूरी स्पीच का मायना ही लॉस्ट हो गया क्योंकि इतनी एक्सपंज की गई उनकी स्पीच के पार्ट्स। 250 सवाल जो एमपीज ने पूछे थे, जब वो सस्पेंडेड थे उन्हें हटा दिया गया। तो मतलब इस तरीके की जो चीज़ें होती नज़र आ रही हैं, ये तो एक तरह से जो गरिमा है स्पीकर के पोस्ट की, चेयरपर्सन के पोस्ट की, उसे इरोड कर रही हैं। और अब हमने देखा है कि स्पीकर के जो नो कॉन्फिडेंस मोशन, एक तरीके से कि हटाया जाए इन्हें, नो कॉन्फिडेंस तो नहीं, रिमूवल का मोशन स्पीकर के लिए लाया गया है विपक्ष द्वारा। अब ये पास तो शायद नहीं होगा, लेकिन ये ज़रूर दिखा रहा है कि किस तरीके से काम चल रहा है। स्पीकर किस तरीके से एक इमेज बनती जा रही है कि वो बिल्कुल रूलिंग पार्टी के पिट्ठू के जैसे काम कर रहे हैं, थोक में वो लोगों को सस्पेंड कर रहे हैं। तो इसका एक बहुत ही भयानक इम्पैक्ट
हमारे लोकतंत्र पे और हमारे जो पार्लियामेंट है उसके कामकाज पे होता दिख रहा है मानसी। जब तक ये प्रथा चलती रहेगी कि जो स्पीकर की पोस्ट पे हैं वो वही हैं जिनको गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी, तब तक हम इसी तरह का बिहेवियर हम देखते रहेंगे, क्योंकि अब वो जिस पार्टी से आते हैं उस पार्टी के खिलाफ जाना उनके लिए भी मुश्किल है। और इसीलिए ही शायद हर सरकार ये कोशिश करती है कि स्पीकर की पोस्ट पे कोई ऐसा ही इंसान बैठे जो बारी बारी उन्हीं के हक में फैसले दे। क्योंकि अभी जैसे आपने कहा कि बहुत सी बातें हैं जो ना हो अगर स्पीकर प्रॉपरली अपना काम करें, अगर वो इंश्योर करें, अगर वो ये बोल दे सरकार को कि अगर हाउस में प्रोटेस्ट हो रहे हैं तो कोई बिल पास नहीं होगा तो नहीं होगा, अगर वो ये बोल दे कि हर बिल जो इंट्रोड्यूस होगा वो कमिटी में भेजा जाएगा तो भेजा जाएगा। ये सब क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि स्पीकर की जो अपनी पावर है, जो एक उनको एक संवैधानिक दर्जा दिया गया है और उसके साथ जो जिम्मेदारियां आती हैं वो उसको नहीं निभा रहे हैं। बिल्कुल, वो सिर्फ अपनी जो पार्टी है उनकी तरफ ही उनका झुकाव। जो आपने कहा मानसी के पावर तो बहुत है। हमने सोमनाथ चैटर्जी जैसे स्पीकर्स भी देखे हैं जो कि पार्टी लाइन से अबव उठ के जिस तरीके की आप कह रही हैं कि उम्मीद रखी जाती है स्पीकर से, वो फुलफिल करते भी रहे हैं। और डेप्यूटी स्पीकर की भी जो पूरी पोस्ट है वो भी खाली पड़ी है। मतलब ट्रेडिशनली तो वो पोस्ट जो है वो किसी ऑपोजिशन मेंबर को बनाया जाता है डिप्यूटी स्पीकर, शेयरिंग ऑफ पावर इन द पार्लियामेंट को देखकर, लेकिन वो भी खाली पड़ी है। खाली है। और इसमें मेरे ख्याल से ये जानना, ये थोड़ा समझना ज़रूरी है कि संविधान में ये लिखा है, साफ साफ लिखा है कि एक स्पीकर होंगे और एक डिप्टी स्पीकर होंगे लोकसभा में। वहाँ पे ऐसा कोई आपको ऑप्शन नहीं दिया गया कि आपको अच्छा लगे तो आप डिप्टी स्पीकर बनाइए, नहीं अच्छा लगे तो नहीं बनाइए। मैंडेटरी है। अब ये 2019 से लगातार सरकार संविधान का उल्लंघन कर रही है डिप्टी स्पीकर की पोस्ट को खाली रख के। और इससे एक बात जो अभी आपने शेयरिंग ऑफ पावर की बात करी, उसमें भी मैं ये कहना चाहूँगी कि हाँ, ये प्रथा है, क्योंकि ये कहीं लिखा नहीं है कि स्पीकर जो है वो गवर्नमेंट का नॉमिनी होंगे और डिप्टी स्पीकर जो है वो ऑपोजिशन के नॉमिनी होंगे। ये प्रथा बन गई है और प्रथाएं भी ज़रूरी होती हैं। तो अब उसमें क्या है कि 2009 से 2014 का जो समय था, तब बीजेपी के एक एमपी डिप्टी स्पीकर थे, मीरा कुमार उस समय पे स्पीकर थी, और बीजेपी के एमपी जो हैं वो डिप्टी स्पीकर थे। 2014 से 2019 एनडीए के जो एलआई पार्टी थी, एआईएडीएमके, उनके डॉक्टर एम थम्बीदुरई को उन्होंने डिप्टी स्पीकर बनाया। तो चलिए, ऑपोजिशन के साथ ना सही, अपने एलआई के साथ आपने पावर शेयरिंग के बारे में सोचा। 2019 में जब बीजेपी अकेले 300 सीटें जीत कर आ गई, उन्होंने कहा अब हमको हमारे एलआईएस की भी ज़रूरत नहीं है। अब हम ना तो अपने एलआई, ऑपोजिशन का तो हम देखते ही नहीं है, बट एलआई को भी हम वो पोजीशन नहीं देंगे। हमको ये पावर पूरी तरह से अपने हाथ में रखनी है। और उसे खाली रखा गया है, खाली बस। और अगर आप उनसे पूछिए क्यों, क्या कारण है, तो कोई उनके पास रीज़न ही नहीं है। क्या है कारण? कोई लॉजिकली कोई इसका कोई रीज़न दे ही नहीं सकता कि आपने क्यों खाली रखा है। अब देखिए, अब इस समय जो मोशन मूव हुई है स्पीकर के अगेंस्ट, अब वो मोशन जानी चाहिए डिप्टी स्पीकर को। अब जब, क्योंकि स्पीकर ने भी कह दिया है कि मैं तब तक नहीं आऊँगा जब तक ये मोशन फाइनल नहीं होगी, इस पर कोई फैसला नहीं होगा, तो उस समय पे जो भी फैसले जो स्पीकर को लिए जाने चाहिए हाउस में, वो डिप्टी स्पीकर को जिम्मेदारी है, और डिप्टी स्पीकर है ही नहीं। जी, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद मानसी, अमृता, आज जुड़ने के लिए शुक्रिया। नमस्कार।